हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एसएससी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज से यहाँ पर हम आपके साथ उपस्थित हो रहे हैं एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन के साथ। हर एक एपिसोड में 15 सवाल होगा। समय सीमा को घटा करके मैंने 20 सेकेंड कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अब मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर लेकर के आ रहा हूं तो ये अन्य किसी एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगा। किसी भी एग्जामिनेशन में जहां पर एरर स्पॉटिंग पूछा जाता है उसके लिहाजन जो मैं नॉर्म्स यहां पर डिस्कस करूंगा वो सब जरूरी है और हर एक एग्जामिनेशन की दृष्टि से फायदेमंद है। वैसे बच्चे जो सुपर बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवांस लेवल के बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इस सेशन को देखिए और 15 में 15 लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इतना कर पाते हैं, 5, 6, 7 एपिसोड तक लगातार ऐसा रहता है तो फिर मैं ये कह सकता हूं और आप खुद में ये सोच सकते हैं कि तब इस एपिसोड को आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए अभ्यास के दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी है कि इस श्रृंखला को आप भी देखें और अपने ऐसे मित्रों को शेयर करें जो एसएससी जैसे एग्जाम पैटर्न वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर एरर स्पॉटिंग का सवाल पूछा जाता है। तो आज हम यहां पर एसएससी प्रीवियस ईयर एरर स्पॉटिंग की श्रृंखला का पहला एपिसोड आपके सामने रख रहे हैं और सेशन को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में पढ़ाने के दौरान मन में कोई सवाल रह जाए, कोई दुविधा हो तो कमेंट में लिख करके पूछिएगा जरूर, क्योंकि एरर स्पॉटिंग में कॉन्सेप्ट की चर्चा करूंगा। हो सकता है कि उसमें कुछ आपको परेशानी हो। चले सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट इस पहली श्रृंखला के पहले एपिसोड को आपके सामने रखते हैं, जहां पर मैंने पहले ही कहा है कुल सवाल है 15, समय मिलेगा 20 सेकेंड। अगर आपको इतने में भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। लेकिन इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के बच्चों से मैं ये कहूंगा कि अगर आपने पढ़ाई कर ली है और मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इस सवाल का जवाब आप 20 सेकेंड के अंदर ही दें। चलिए पहला सवाल रखते हैं आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड। अब देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिए और इसको आप सबको नोट डाउन करना चाहिए। और मैं बस इतना ही कहूंगा, मैंने एडवांस लेवल के बच्चों से कहा है कि अगर आप 15 में 15 ले आते हैं और ये लगातार 10 एपिसोड तक चलता है तो फिर मैं ये कह सकता हूं और आप खुद में सोच सकते हैं कि मेरा इस लेवल से ऊपर का हो चुका है तो मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से देखना जरूर चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब देखिए ये जो आइदर है ना, इसके साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन है और इसके साथ पेयर में यूज होता है आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसके साथ क्या लगेगा, नॉर। इसके साथ एंड का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पर जो है ये मेरा सही है, लेकिन अगर एंड लिखा गया है तो ये गलत है। अब कह रहा है कि यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पर होना चाहिए और, तब जाकर के सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट। यहां पर देखिए ये जो है ना, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और यहां पर इसको लिखना सही नहीं है। ये इफेक्ट, एक तो है इफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। ये होता है वर्ब, इसके होते हैं फॉर्म्स और ये है नाउन। तो नाउन में सिंगुलर प्लूरल जैसे लिखते हैं वैसे ही। इसका होता है प्रभाव, इसका होता है प्रभावित करना।
तो यहां पर जो है इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इन्फिनेटिव का प्रयोग टू प्लस एक्शन वर्ड से करते हैं, तो यहां पर जो एक्शन वर्ड है वो होना चाहिए और इसीलिए इस जगह पर हम लिखेंगे इफेक्ट, तब जाकर के सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये गलत है, आपको पता होना चाहिए। मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ाया है और अगर आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के देखिए, पूरा बेसिक से सजाया हुआ है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने पढ़ाया है कि अगर एज और एज के बीच में लिखा जाए तो यहां पर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखते हैं, ठीक है, यानी होता है एज गुड एज। क्या होता है? एज गुड एज टॉल एज, या हम सो एज लिखें तो इसके साथ भी हम पॉजिटिव लिखते हैं। इस दोनों में अंतर क्या है कि इसमें अंतर यह है कि इसका प्रयोग आप एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, है ना, एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में होता है, ओनली नेगेटिव। यह ध्यान रखना है कि सो एज का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में होता है, एज का प्रयोग एफर्मेटिव और नेगेटिव में होता है। साथ में इसके साथ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो यहां बेटर गलत है, इसकी जगह पर होना चाहिए गुड, तब जाकर के सही होगा। और इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, विड फ्रॉम, या विद नहीं है ना, कहते हैं ना बोलचाल में कि फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर विद लिखना गलत है। व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑलटुगेदर, मतलब है कि जब उसके नजरिए से देखा जाए तो व्यूड फ्रॉम होगा, और इसीलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसानी से इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं, मैंने बस प्रैक्टिस के तौर पर और आपकी हिम्मत और जो है भरोसे को खुद पर बढ़ाने के लिए इस तरह का सवाल मैं लेकर के आ रहा हूं। 1000 क्वेश्चन के आसपास है, किसी दिन महा एपिसोड भी रखा जाएगा, 100-150 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ऐसे 15 क्वेश्चन तो लेकर के हम आएंगे ही। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प। अब देखिए जब हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि V1 का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू होता है, V2 का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, और V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डज होता है, ठीक है। और जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, ठीक है, क्या है? इन द केस ऑफ नेगेटिव, मैंने पढ़ाया है ये, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन और नकारात्मक जो होता है उसमें V2 और V5 क्या होता है? ये V1 हो जाता है। अब एक ही बार आप यूज कर सकते हैं, डिड किया है तो यहां पर हेल्प नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए हेल्प, और तब जाकर बहुत बेसिक सवाल है। अगर इस सब में परेशानी हो रही है तो बंधु फिर से आपको रिव्यू करने की जरूरत है और बैठकर आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि अगर ये सवाल, ये प्रॉब्लम हो रहा है तो अगला जो लेवल आ रहा है, जो अगला सवाल है जो आजकल पूछा जाता है, उसमें तो फिर बहुत ही कठिनाई होने वाली है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, कह रहा है कि अनलेस इट इज एक्सेप्टेड। देखिए ये एक्सेप्टेड है तो मतलब है स्वीकृत है, इस तरीके से नहीं लिख सकते, यहां पर एक्सेप्टेबल लिखना पड़ेगा, तब जाकर के सेंस आएगा कि अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर। अब देखिए ये मैंने पढ़ाया है आर्बिट्रेटर, मैं चाहता हूं कि आप सब कमेंट में लिख करके बताइए कि आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है। मैंने इसकी चर्चा की है, कई दफा की है, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखिए और आप सब लिखिए आर्बिट्रेटर का क्या मतलब होता है। तो यहां पर एक्सेप्टेड हो जाएगा तो फिर आर्बिट्रेटर की जरूरत नहीं होगी, वुड बी नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। जब एक्सेप्टेड हो जाएगा तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेबल। और इसीलिए इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको लगे कि मैं कुछ तेज हो रहा हूं, ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं या इतना स्पीड ठीक है, तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी है नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है ऑल दो द मैनेजर वॉज कीन। अब देखिए वॉज है यहां पर, तो ये कहानी पास्ट की है ना। वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, ही ट्राइज टू अवॉइड इट। यहां ट्राइज नहीं होगा, यहां होगा ट्राइड, ठीक है, क्योंकि पास्ट में कहानी है, इसलिए सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर है सी। बहुत ही आसान है, आराम से बना सकते हैं आप भी, थोड़ा सा पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, बहुत ही आसान है। देखिए एक होता है एनपीएन फार्मूला, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अगर इस तरीके से लिखा जाए तो वर्ब जो है सिंगुलर या प्लुरल वो फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से होता है। मतलब यह है कि हमको यह देखना होता है कि मेरा पहला वाला नाउन कैसा है। अगर पहला वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, पहला वाला नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। कह रहा है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, और देखिए यहां पर लगा हुआ है प्रेपोजिशन, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहां पर मिनिस्ट्री के हिसाब से नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से वर होगा। वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस वर नॉट फोरसीन बाय ब्यूरोक्रेट्स, है ना। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं एनपीएन फॉर्मूला। क्या है, एनपीएन फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। क्या बताया मैंने कि जब एक से ज्यादा नाउन प्रेपोजिशन के साथ जुड़े हुए हो, मतलब नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, और ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर मुझे आगे वर्ब यूज करना है तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन को फॉलो करेगा। दिस इज कॉल्ड एनपीएन फॉर्मूला। मतलब यह है कि अगर मेरा पहला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर मेरा पहला नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। जैसे अगर हम कहें द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर, क्योंकि हमने पहले लगाया है स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर। अगर हम कहें द मेरिट ऑफ दिस स्टूडेंट या मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहां पर मेरिट मेरा सब्जेक्ट है तो आगे हो जाएगा इज। ध्यान दीजिएगा, एनपीएन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। अब देखिए क्या कह रहा है कि हु वुड, अब वुड के बाद लिखा हुआ है गो बैक ऑन हिज प्रॉमिसेस एंड देन, यहां डू लगाने का कोई मतलब नहीं है, यहां सीधा सीधा वुड के हिसाब से सेंटेंस है कि आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, पहला सेंटेंस। दूसरा है कि आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड
नॉट इवन अपोलोजाइज। तो यहां पर सीधा सीधा है, इस डू का कोई मतलब नहीं है, यह अनावश्यक प्रयोग है यहां पर, और इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी। मुझे लिख करके बताइएगा कि क्या यह बारीकी आपको समझ में आई, क्योंकि बहुत कोने में छिपा हुआ है और हमको लगता है कि आप सबसे मिस्टेक हो गया होगा। देखिए, सब लोग जानते हैं कि जब हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसके आगे डू लगाने का नेगेटिव सीधा मॉडल के साथ लगाते हैं, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट। तो इसमें कहीं पर भी डू लगाने की जरूरत है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब में से अधिकांश लोगों ने इसमें चूक कर दी होगी। तो मुझे लिख करके बताइएगा क्या ऐसा हुआ है। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है, और मैं हमेशा से आप सबको कहता हूं पेपर पढ़ने, ये पेपर पढ़ने पर एक व्यवहारिकता इंग्लिश को लेकर के मन में आती है, एक भरोसा बढ़ता है और दिखता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो आप उसको उसी आधार पर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ, इस तरीके से लिखते हैं ये फ्रेज, इन सर्च ऑफ, है ना। तो यहां पर ऑफ छूटा हुआ है इसलिए ऐड कर देंगे, तब ये सही हो जाएगा, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आराम से सवाल बनेगा। और देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जो सुपर बिगनर्स बच्चे हैं उनको लग रहा होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे साथ बने रहिए, जितने पॉइंट्स मैंने पीछे डिस्कस किया आप उसको लिखिए, पढ़िए, अगले दिन फिर यही सवाल आएगा, और जब आप बनाना शुरू करेंगे ना, 15 में भले 5 ही आए, लेकिन आपका कुल लाभ 5 है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 15 में 12, 13, 15 तक भी जाएगा। लेकिन कब, जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और बनाते रहेंगे। ये सोच करके छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है कि मुझसे नहीं हो रहा है, आपको करना तो पड़ेगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और बहुत ही आसान सवाल है, आपको पता होना चाहिए, एक फिक्स प्रपोजिशन है, जानकारी अभी से धीरे 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 करके जोड़ेंगे कि अराइव के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब देखिए सवाल में क्या है कि व्हेन शैल वी अराइव, टू नहीं, यहां पर क्या होगा, इसको हटा करके हम एट करेंगे और ये सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा कि फिक्स प्रपोजिशन में अराइव के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, टू या किसी अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि अगर आपने टाइम एंड टेंस एंड वॉइस को पढ़ा है तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कॉज्ड, तो यहां पर ये हो जाएगा वर्ब का दूसरा फॉर्म, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। चूंकि ये मेनी एक्सीडेंट्स ऑब्जेक्ट से लिखा गया है, तो यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि एक बी का फॉर्म लगाएंगे, तब जाकर के सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। अब हमको ये देखना है कि प्रेजेंट लिखना है कि पास्ट लिखना है, आर लिखना है कि वर्ड लिखना है। कह रहा है वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स, तो यहां पर हो जाएगा आर। चूंकि मेरा यहां पर कैन प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम यहां पर आर लगाएंगे। ये पैसिव फॉर्मेट में है सवाल, और मुझे लगता है यहां पर कि फिर आपने यहां से गलती की होगी, तो इस चीज को भी ध्यान देना है कि यहां पैसिव स्ट्रक्चर का यूज हुआ है कि बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तब जाकर के इसका सही होगा, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम क्या करेंगे, अगर ऐसे कॉज लिखेंगे, सिर्फ कॉज लिखा हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा V2, तब ये गड़बड़ हो जाएगा ना, और सेंटेंस का सेंस खराब हो जाएगा। तो इसमें अगर हम ये आर लगा देते हैं तो ये एक पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, और तब सेंटेंस मेरा मीनिंगफुल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो चुका है। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, साधारण सा सेंटेंस है, बहुत नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इस सवाल का जवाब है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये एसएससी वाला है तो इसमें 4 ही ऑप्शन होता है, ABCD। चले, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। देखिए, कह रहा है द ऑफिसर इज एंग्री ऑन। अब देखिए यहां पर जो एंग्री है इसके साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता है। जब हम एंग्री का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ या तो एट लगाते हैं साधारण तौर पर, या विद लगाते हैं, या अबाउट लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है यहां ऑन नहीं होना चाहिए, एंग्री विद द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग द वर्क। तो यहां पर जो सही से जवाब है वो ऑन को हटा करके विद करेंगे, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा कि एंग्री के साथ ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, साधारण तौर पर इसके साथ या तो एड, या तो विद, या अबाउट का प्रयोग किया जाता है, जिस लिहाजन यहां पर ऑन गलत है। चलिए, आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है, और आपको पता है कि जब कभी भी, सुनिएगा ध्यान से, कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नो सुनर, हार्डली, स्कार्सली जैसे शब्दों से होता है तो ऐसी परिस्थितियों में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। यानी नो सुनर के साथ या तो डिड लिखेंगे या हैड लिखेंगे। नो सुनर के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा कि नो सुनर, हार्डली, स्कार्सली से शुरू होने वाले सेंटेंस में नो सुनर के बाद या तो डिड या हैड आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, नो सुनर डिड ही इस तरीके से लिखेंगे, हार्डली हैड ही सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, नो सुनर आई हैड नहीं होगा, इसको क्या करना है, पलट देना होगा। नो सुनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। क्या है, नो सुनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट, तब जाकर के सही होगा, और इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि 15 सवाल के इस छोटे से सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा, और अधिकांश सवाल के आपने सही मुत्तर किए होंगे और अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि सबसे पहले तो अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए, मुझे पता तो चले कि आपने कितना किया। साथ में अगर इस सेशन के दौरान कोई कॉन्सेप्ट रह गया, कोई दुविधा रह गई, कुछ पूछना है, तो वो भी आप कमेंट में लिखिए मुझे, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। बहरहाल, समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स सीजन से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.